झिलई चीन की एक बड़ी कंपनी में लीड प्रोग्रामर है। कागजों पर उसकी लाइफ बिल्कुल स्थिर लगती है। वह अपनी पत्नी शाओनी, अपने बच्चे और माता पिता के साथ डाउनटाउन अपार्टमेंट में रहता है। हर महीने भारी ईएमआई भरनी पड़ती है, लेकिन अपनी सैलरी से वह परिवार को आरामदायक जीवन दे पा रहा है। उसका बच्चा एक एलीट स्कूल में पढ़ता है। माता पिता उसकी मदद से खोली हुई दुकान चलाते हैं और शाओनी को काम करने की जरूरत नहीं है। वह घर पर ध्यान देती है। पर झिलई को डायबिटीज है। हर सुबह उसका दिन एक ही तरह शुरू होता है। पहले इंसुलिन का इंजेक्शन, तब जाकर वह अपना दिन शुरू करता है। नाश्ते के बाद वह ऑफिस चला जाता है। अभी वह ठीक से पहुंचा भी नहीं होता कि उसकी टीम का एक सदस्य बताता है कि गलती से इम्पोर्टेंट कंपनी डेटा डिलीट हो गया। झिलई तुरंत स्थिति संभालता है। वह नहीं चाहता कि उसका जूनियर दोषी ठहराया जाए, इसलिए समस्या खुद ले लेता है और जितना हो सके ठीक करने लगता है। थोड़ी देर बाद ब्रेक के समय किसी ने उसे बताया कि मैनेजमेंट उससे मिलना चाहता है। वह सोचता है कि सामान्य बैठक होगी, लेकिन जैसे ही वह अधिकारियों के सामने बैठता है, उसकी दुनिया उलट जाती है। उसे बताया जाता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। झिलई स्तब्ध रह जाता है। सालों का दबाव एक ही पल में फट पड़ता है। वह नियंत्रण खो देता है, कांच तोड़ देता है और सालों से दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। इसी वजह से यह पल और भी ज्यादा मुश्किल बन जाता है। वह 11 साल से वफादार था। रोज देर तक काम किया, कई बार अतिरिक्त वेतन के बिना, क्योंकि उसे लगता था समर्पण की कदर होती है। लेकिन सहानुभूति मिलने के बजाय मैनेजमेंट कहता है कि यह सब उसकी अपनी गलती है। कारण और भी ज्यादा क्रूर है। झिलई ने खुद एक आंतरिक ऐप बनाया था जो कर्मचारियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता था। क्योंकि वह हमेशा अपनी टीम की गलतियां खुद ठीक करता था, सिस्टम उन सब समस्याओं को उसके नाम पर रिकॉर्ड करता रहा। कागजों पर ऐसा लगता है जैसे सारी गलतियां वही कर रहा हो। जो उपकरण उसने बनाया था वही अब उसे कमजोर खड़ी दिखाता है। कंपनी उसी आधार पर उसे निकाल देती है। झिलई कुछ भी साबित नहीं कर पाता। वह चुप खड़ा रहता है, समझ जाता है कि उसकी बात से निर्णय नहीं बदलेगा। घर लौटते समय उसका गुस्सा गलत जगह निकल जाता है। एक डिलीवरी बॉय उसकी ऑन ऑर्डर की हुई कॉफी देर से लेकर आता है। झिलई भड़क जाता है, कॉफी फेंक देता है, डिलीवरी बॉय का अपमान करता है और उसे 1 स्टार रेटिंग दे देता है। साथ में बैड रिव्यू भी लिख देता है। लेकिन जब वह ट्रेन में अकेला बैठता है, धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगता है। दिमाग में बस परिवार, बिल्स और आगे क्या होगा, यही सब चल रहा होता है। बहुत समय बाद पहली बार उसे लगता है कि वो फेल हो गया है। यही वो पल है जब उसकी जिंदगी धारा के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ बहने लगती है। यही है अपस्ट्रीम। 1 महीना बीत जाता है। एक सुबह ज़ीले जॉब इंटरव्यू के वेटिंग एरिया में बैठा होता है, नए शुरुआत की उम्मीद लेकर। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है, HR मैनेजर झटके में आ जाता है। वो अपने स्टाफ को डांटने लगते हैं कि ऐसे कैंडिडेट को क्यों बुलाया, जबकि जॉब पोस्टिंग में साफ साफ मैक्सिमम उम्र 25 लिखी हुई थी। ज़ीले बेइज्जती सहने के लिए रुकता नहीं। वो चुपचाप मुद्दा कर बाहर निकल जाता है। घर पहुंचते ही उसके पिता देखते हैं कि वो इतनी जल्दी आ गया है और पूछते हैं क्यों। पूरा 1 महीना हो चुका है। ज़ीले ने परिवार से सच छुपाया हुआ है। उसने नहीं बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन उसके पिता को पहले से सब पता होता है। हिम्मत देने की बजाय उसके पिता गुस्से में उसे बेकार बोल देते हैं और भी नीचा दिखाते हैं। ज़ीले चुपचाप सब सुन लेता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो बेहतर जॉब ढूंढ लेगा, बस इतना कि उसके पिता शाओनी को सच न बताएं। फिर 1 और महीना बीत जाता है, पर कुछ भी बेहतर नहीं होता। एक दिन ज़िली सड़क पर एक आदमी के पीछे भागते हुए दिखता है। वो उसे पकड़ लेता है और 10,000 युआन वापस मांगता है। ज़ीले ने उस आदमी को पैसे दिए थे ताकि वो उसे किसी बड़ी कंपनी में जॉब दिलवा सके। अब साफ हो चुका है कि वो स्कैम हो गया है। कुछ पल के लिए लगता है शायद उसे इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन वो आदमी फेंस के एक पतले गैप से निकल जाता है। ज़ीले भी पीछे जाने की कोशिश करता है, पर उसका शरीर बीच में अटक जाता है। वो उस पतली जगह से निकल नहीं पाता, सिर्फ देख सकता है कैसे स्कैमर भाग जाता है। और सबसे बुरा होता है उस आदमी की मजाक उड़ाती हुई हंसी। वो कहता है उसने अपना काम किया, जॉब ढूंढने की कोशिश की, अगर नहीं मिली तो ज़ीले की गलती है। वो ज्यादा चूजी है, ज्यादा प्राउड है और जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं करता। उसी दोपहर शाओनी का अर्जेंट कॉल आता है। ज़ीले के पिता को ICU में एडमिट कर दिया गया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बताते हैं कि उन्हें स्ट्रोक आया है। तब जाकर ज़ीले को असली सच का एहसास होता है। जब से वो बेरोजगार है और सच छुपा रहा है, तब से उसके पिता दिन रात दुकान पर काम कर रहे थे ताकि घर का खर्चा चलता रहे। डॉक्टर सीधे बोल देते हैं अगर तुरंत और सही इलाज चाहिए तो मेडिकल खर्च बहुत ज्यादा होगा। ज़ीले बिल्कुल टूट जाता है। वो हाथ जोड़कर थोड़ा सा वक्त मांगता है, कहता है उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। उसे सिर्फ 3 दिन दे जाते हैं पेमेंट अरेंज करने के लिए। 3 दिन, कोई एक्सेप्शन नहीं। उस रात
डर के मारे कि कहीं उसकी वाइफ को पता न चल जाए, झीलेई चुपके से अपनी पुरानी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को कॉल करता है और अपने सेवरेंस पे के बारे में पूछता है। उसे पता है कि पॉलिसी के मुताबिक पैसे सिर्फ 3 महीने बाद ही रिलीज होते हैं, लेकिन वो मजबूर है। उसकी स्थिति सुनकर फाइनेंस स्टाफ मेंबर कहता है कि वो कोशिश करेगा कि अगले दिन तक प्रोसेस जल्दी हो जाए। घर वापस आकर जब थोड़ी देर के लिए सब शांत लग रहा होता है, तब शाओनी पूछ लेती है कि अपार्टमेंट का रेंट क्यों पे नहीं हुआ और उनके बच्चे की स्कूल फीस 2 महीने से ओवरड्यू क्यों है। झीलेई एकदम से जम जाता है। अब उसके पास कोई जवाब नहीं होता और आखिरकार वो टूटकर उसे सब सच बता देता है। उस वक्त उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि अगर वो उसे छोड़कर चली जाए। वो बस एक पल के लिए आराम चाहता है, लेकिन शाओनी का रिएक्शन उसे हैरान कर देता है। घबराने के बजाय वो तुरंत उसके साथ बैठकर शांति से बात करती है। वो उनके सारे मंथली एक्सपेंस लिखने लगती है और कहती है कि वो म्यूजिक लेसन्स देकर एक्स्ट्रा इनकम कमाने की कोशिश करेगी। सब कुछ ध्यान से कैलकुलेट करने के बाद भी उन्हें 15,001 युआन की कमी रह जाती है। एक हस्बैंड होने के नाते झीलेई प्रॉमिस करता है कि वो बाकी का पैसा अरेंज करेगा। बीच बातचीत में शाओनी की फ्रस्ट्रेशन आखिर फूट पड़ती है। उसे दुख होता है कि उसने इतनी बड़ी बात बताने में इतनी देर कर दी, खासकर 15 साल की शादी के बाद। अगर उसे पहले पता होता, शायद सिचुएशन इतनी खराब न होती। उसकी आंखों में आंसू देखकर झीलेई उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करता है। अगली सुबह एक कैफे में जब वो अपार्टमेंट पेमेंट के मामले हैंडल कर रहा होता है, तब वो एक डिलीवरी कुरियर को लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए सुनता है, जो अपनी इनकम के बारे में बता रहा होता है। उस कुरियर का नाम दाशान है। वो कैजुअली बताता है कि वो लगभग 12,000 युआन महीना कमाता है और उसके कुछ दोस्त तो 16,000 से भी ज्यादा कमा लेते हैं। झीलेई ध्यान से सुनता है। वो सोचने लगता है, क्या सच में कुरियर की जॉब इतना पैसा दे सकती है? दाशान पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि अगर मेहनत करें तो इनकम और भी ज्यादा हो सकती है और अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो कुरियर पोजीशंस हमेशा खुली रहती हैं। ज्यादा सोचे बिना उसी दोपहर झीलेई सीधा कुरियर ऑफिस पहुंच जाता है। जब वो कहता है कि वो अप्लाई करना चाहता है, मैनेजर तुरंत मना कर देता है। मैनेजर की नजर में कोई ओवरवेट इंसान कभी फास्ट नहीं हो सकता, हमेशा लेट होगा और सिर्फ कंप्लेंट्स ही लाएगा। तभी दाशान वहाँ आ जाता है। उसकी मदद से मैनेजर आखिरकार झीलेई को एक मौका देने के लिए मान जाता है। मैनेजर फिर दाशान से कहता है कि वो झीलेई को कुरियर जॉब का सिस्टम समझाए। उसके बाद दाशान उसे रैंकिंग बोर्ड के पास ले जाता है। वहाँ सब कुरियर्स की स्टैंडिंग और हर ऑर्डर पर मिलने वाला परसेंटेज कट दिखाया गया होता है। वो टॉप परफॉर्मर्स की तरफ इशारा करता है। नंबर 1 रैंक पर एक कुरियर है जिसे ब्लैक के नाम से जाना जाता है। सिर्फ एक दिन में ब्लैक 30 से भी ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेता है, 16 घंटे बिना रेस्ट के। वो पूरे शहर के हिडन शॉर्टकट रूट्स से भरी एक सीक्रेट नोटबुक रखने के लिए मशहूर है। कुरियर जो 2nd रैंक पर है, उसे स्टिंगी के नाम से जाना जाता है और ये निकनेम उस पर परफेक्टली फिट बैठता है। वो बहुत ही ज्यादा कंजूस है। जब भी उसका इक्विपमेंट टूट जाता है, वो रिपेयर के पैसे देने के बजाय खुद ही ठीक कर लेता है। जब झीलेई आखिरकार उससे मिलता है तो उसे पता चलता है कि ये वही कॉफी कुरियर है जिस पर उसने कभी अपने पुराने ऑफिस में चिल्लाया था। अब जब झीलेई खुद भी कुरियर यूनिफॉर्म पहने हुआ है तो स्टिंगी हंसना बंद ही नहीं कर पाता और उसके पैरों के पास थूक देता है। डिलीवरी बॉक्स और रेन जैकेट देने के बाद दाशान झीलेई को गैरेज ले जाता है ताकि वो एक मोटर बाइक चुन सके। बाइक रेंट पर है और झीलेई को सिर्फ हर महीने के अंत में रेंटल फी पे करनी होती है। रास्ते में दाशान शेयर करता है कि कुरियर बनने से पहले वो कई तरह के छोटे मोटे जॉब्स करता रहा। उन सब में से कुरियर का काम सबसे ज्यादा पे करता है। वेयरहाउस में बाइक चुनने के बाद झीलेई एक क्विक टेस्ट राइड करता है। उस पल से वो ऑफिशियली एक कुरियर बन जाता है। दाशान समझाता है कि ऐप में कैसे लॉग इन करना है और कौन से रूट्स फॉलो करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रूल सिंपल है, कभी लेट मत होना। लेट डिलीवरी और बैड रेटिंग का मतलब है कमीशन में कट। सब कुछ सेट होने के बाद झीलेई अपना नया जॉब शुरू करता है। अनफॉर्चुनेटली उसका बिल्कुल पहला ऑन ऑर्डर ही फेलियर में खत्म होता है। वो लेट हो जाता है। ब्रेक लेने का मौका मिलने से पहले ही एक और ऑर्डर आ जाता है और फिर से वो लेट पहुंचता है। तीसरे ऑन ऑर्डर तक वो फाइनली डिसाइड करता है कि अब वो दोबारा लेट नहीं होगा। ऑन ऑर्डर पिक करने के बाद वो डेस्टिनेशन की तरफ तेज दौड़ता है, लेकिन जब वो कस्टमर के अपार्टमेंट में एंटर करने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे वापस भेज देता है। कस्टमर का फोन नंबर अनरीचेबल होता है, इसलिए शर्मिंदगी के बावजूद उसे जोर से आवाज लगानी पड़ती है। 10 मिनट बाद
कस्टमर नीचे आता है। फ्रस्ट्रेटेड और पहले से ही थका हुआ झिलेई अपना टेम्पर लूज कर देता है और कस्टमर उसे 1 स्टार रेटिंग दे देता है। ये झिलेई के लिए बहुत लंबे समय में सबसे बुरे दिनों में से एक बन जाता है और ये यहीं खत्म नहीं होता। घर वापस जाते वक्त इलेक्ट्रिक मोटर बाइक की बैटरी खत्म हो जाती है, जिससे उसे पूरी बाइक धक्का देकर वापस ले जानी पड़ती है। अगली सुबह काम शुरू होने से पहले मैनेजर सबको एक छोटी ब्रीफिंग के लिए इकट्ठा करता है और ऐप में एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करता है। हर कुछ घंटों में सिस्टम हर कुरियर का फेस स्कैन करता है। स्कैन पास करने के लिए कुरियर को स्माइल करना जरूरी है। गोल है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जिसका मतलब है अब कुरियर्स को पूरा दिन स्माइल करते रहना एक्सपेक्टेड है और स्माइल जेन्युइन होनी चाहिए। अगर स्माइल फोर्स लगे तो स्कैन ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है, जिससे 2500 युआन का फाइन और 3 दिन का सस्पेंशन मिलता है। ब्रीफिंग खत्म होने के बाद झिलेई कुरियर के रूप में अपना सेकंड डे शुरू करता है। उसका बिल्कुल पहला ऑन ऑर्डर ही उसकी पेशेंस को टेस्ट कर देता है। लंबी स्ट्रगल के बाद वो फाइनली फूड पिकअप कर लेता है। जैसे ही वो निकलता है वो पैनिक हो जाता है जब देखता है कि ऑफिशियल्स उसकी मोटर बाइक ले जाने वाले हैं। लकीली वो टाइम पर अपनी बाइक वापस ले लेता है और जल्दी से ऑर्डर डिलीवर करने के लिए निकल पड़ता है। रोड पर वो रेड लाइट क्रॉस कर देता है और पुलिस उसे रोक लेती है। अभी अभी स्टार्ट किया है और पास में पैसे भी नहीं है, इसलिए वो थोड़ी लीनियंसी की रिक्वेस्ट करता है। ऑफिसर को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए बिना फाइन के छोड़ देता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक डायरेक्ट करने को कहता है। उस दिन बाद में एक छोटे ब्रेक के दौरान झिलेई दूसरे कुरियर्स के सामने अपना दिल खोलता है। सुबह से वो सिर्फ 3 ऑर्डर्स ही कंप्लीट कर पाया है और हर डिलीवरी बहुत एग्जॉस्टिंग लग रही है। उसके कोवर्कर्स उसे इंकरेज करते हैं, याद दिलाते हुए कि वो अकेला नहीं है। हर जगह कुरियर्स वही बैटल लड़ रहे हैं। वो समझाते हैं कि बैड रेटिंग्स हमेशा कुरियर की गलती नहीं होती, कभी कभी प्रॉब्लम सच में कस्टमर की होती है, लेकिन आखिर में रेटिंग्स हमेशा कस्टमर के हाथ में होती है। इसलिए 5 स्टार्स कमाने के लिए चाहे कितना भी दर्द हो, कुरियर्स को कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी मांगे और चाहे दिल कितना भी हेवी फील करे। हर डिलीवरी फिर भी स्माइल के साथ करनी पड़ती है। जब खुद के लिए लड़ना मुश्किल हो जाए तब उन लोगों के लिए लड़ो जिनसे तुम प्यार करते हो। एक दोपहर झिलेई को हाउस नंबर 47 पर फूड डिलीवर करने का असाइनमेंट मिलता है। मैप की डायरेक्शंस एक्चुअल रोड से मैच नहीं करती और वो रास्ता भटक जाता है। लकीली उसकी मुलाकात एक और कुरियर से हो जाती है जो उसे सही जगह तक गाइड करता है। डिलीवरी कंप्लीट करके जैसे ही वो निकलता है, झिलेई को ऑपरेटर का कॉल आता है। कस्टमर ने एड्रेस गलत लिखा था और अब ऑर्डर तुरंत एक नए लोकेशन पर डिलीवर करवाना चाहता है। यह सुनकर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब वो नए एड्रेस पर पहुंचता है, कस्टमर का कोल्ड एटीट्यूड उसे लिमिट तक पुश कर देता है और झिलेई लगभग अपना टेम्पर लूज कर देता है। लेकिन 1 स्टार रेटिंग के थ्रेट को देखते हुए वो अपनी प्राइड निगल लेता है और अपोलोजाइज करता है। रोड साइड पर बैठकर खुद को काम करने की कोशिश करते हुए झिलेई को शाओनी का कॉल आता है। वो बताती है कि आज उसके फादर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाना है। ये रियलाइज करते ही कि वो भूल गया था, झिलेई जल्दी से घर रश करता है। घर पर जब उसके फादर को पता चलता है कि झिलेई अब कुरियर का काम कर रहा है तो वो फट पड़ते हैं। इतने सालों की एजुकेशन, एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई अब उनकी नजर में बेकार लगती है। वो बिना उसके फीलिंग्स की परवाह किए अपने बेटे को लगातार डांटते रहते हैं। पहले से ही एक टेरिबल दिन से थका हुआ झिलेई आखिरकार टूट जाता है और वापस चिल्लाता है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उसकी मदर शाओनी और उसका बच्चा भी बीच में फंस जाते हैं। अगले दिन झिलेई बैंक से नेगोशिएट करने की कोशिश करता है। उम्मीद करता है कि अपार्टमेंट पेमेंट्स पर थोड़ी लीनियंसी मिल जाए, जो पहले ही 2 महीने ओवरड्यू हैं। लेकिन चाहे उसकी सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, बैंक झुकने से मना कर देता है। अगर पेमेंट्स लगातार लेट होती रही तो अपार्टमेंट सीज कर लिया जाएगा। महीने के अंत में एक और झटका आता है। झिलेई मैनेजर से कन्फ्रंट करता है। कंफ्यूज होता है कि उसकी सैलरी सिर्फ 4000 युआन क्यों है। रीजन क्लियर हो जाता है। बहुत ज्यादा बैड रेटिंग्स की वजह से बार बार कमीशन कट्स हुए हैं। मैनेजर उसे वार्निंग देता है कि अगर नेक्स्ट मंथ उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हुई तो कंपनी के पास उसे जॉब से निकालने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। उसी दिन बाद में झिलेई को एक कॉफी डिलीवरी ऑन ऑर्डर मिलता है और एड्रेस उसका फॉर्मर ऑफिस निकलता है। शर्मिंदा होकर वो ब्लैक से कहता है कि ऑन ऑर्डर उसकी जगह वो ले ले। ब्लैक मना कर देता है। वो झिलेई को याद दिलाता है कि शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है
और अपनी प्राइड को छोड़ देना चाहिए। ये ईमानदार काम है, कोई ऐसी चीज नहीं जो छुपानी पड़े। उनकी मेहनत रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। कोई रास्ता न होने की वजह से जीले खुद ऑर्डर डिलीवर करता है। वो चुपचाप अंदर घुसने की कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि कोई उसे पहचान न ले, लेकिन रूम के बाहर ही उसके फॉर्मर सबऑर्डिनेट्स उसे देख लेते हैं और अंदर ले जाते हैं। ऑर्डर हैंड ओवर करने के बाद वो लोग लाइफ के बारे में छोटी सी अपडेट्स एक्सचेंज करते हैं। इस सब के बीच झीले खुद को स्माइल करने पर मजबूर करता है, इवन दो शर्म उसके दिल पर भारी पड़ रही होती है। ऑफिस से निकलने के बाद झीले फाइनली ब्रेक लेता है और लंच खाने का प्लान करता है। जैसे हमेशा वो पहले अपना इंसुलिन इंजेक्ट करता है। जैसे ही वो पहला बाइट लेने वाला होता है, एक नया ऑर्डर आ जाता है। बिना हेजिटेशन के वो तुरंत वापस काम पर चला जाता है और बिना खाए ही निकल जाता है। रोड पर अचानक उसका बॉडी गिव आउट कर देता है। उसे चक्कर आते हैं और वो अपनी बाइक से गिर जाता है। उसका ब्लड शुगर शार्पली ड्रॉप हो जाता है क्योंकि उसने खाना खाए बिना इंसुलिन ले लिया था। पास के लोग मदद के लिए दौड़ते हैं और उसे स्वीट ड्रिंक देते हैं। जैसे जैसे वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ रिगेन करता है, उसका फोन नोटिफिकेशन के साथ लाइट अप होता है, जो उसे अपना पर्सनल डेटा वेरीफाई करने को कहता है। पेन में होने के बावजूद वो स्क्रीन की तरफ स्माइल करने पर खुद को मजबूर करता है और प्रोसेस कंप्लीट करता है। स्कैन फेल हो जाता है, उसे ऑटोमेटिकली फाइन लग जाता है और सस्पेंड कर दिया जाता है। उस रात फैमिली उसके फादर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गैदर होती है। सेलिब्रेशन के बीच में उसके फादर अपने ब्लैडर पर कंट्रोल खो देते हैं। फैमिली पर हमेशा बर्डन बने रहने के गिल्ट से ओवरवेलम्ड होकर वो टूट जाते हैं। रोते हुए बार बार माफी मांगते हैं। सेलिब्रेशन के बाद जब झीले अपने फादर को नहाने में हेल्प करता है, वो जेंटली उन्हें रीअश्योर करता है। उनका हाथ पकड़कर जब ओल्ड मैन फाइनली रो पड़ता है। उस रात बाद में जब उसकी माँ कपड़े फोल्ड कर रही होती है, एक लेटर उसके फादर की पॉकेट से गिर जाता है। जब वो उसे पढ़ती है, वो तुरंत झीले और शाउनी को बुलाती है। लेटर सच्चाई रिवील करता है। पिछले दिन थेरेपी के दौरान डॉक्टर पहले ही कह चुका था कि उसके फादर कभी फुली रिकवर नहीं करेंगे। लेटर में उसके फादर झीले को हमेशा डांटने के लिए माफी मांगते हैं, इवन दो झीले फैमिली के लिए खुद को हद से ज्यादा थकाकर काम कर रहा है। वो लिखते हैं कि अब से वे लोग उसकी चिंता करना बंद कर दें क्योंकि अब वह जीना नहीं चाहता। लेटर पढ़ते ही झीले रोकर टूट जाता है। उसे लगता है कि वह एक बेटे के रूप में फेल हो गया है। शाउनी और अपनी माँ के साथ मिलकर वह अपने पिता से प्यार से बात करता है, उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है। झीले प्रॉमिस करता है कि वह कोशिश करता रहेगा ताकि वह ऐसा इंसान बन सके जिसके ऊपर उसके पिता को गर्व हो। वह सिर्फ अपनी फैमिली का ट्रस्ट मांगता है। धीरे धीरे उसके पिता की जीने की इच्छा वापस आने लगती है। उस रात झीले बिल्कुल भी नहीं सो पाता। उसका दिमाग बहुत सारी बातों से भरा हुआ होता है। उसे इतना टूटा हुआ देखकर शाउनी उसे गले लगाती है और हिम्मत देती है। अगले दिन नए डिटर्मिनेशन के साथ झीले दूसरे कुरियर से मिलता है ताकि काम में बेहतर कैसे बनना है यह सीख सके। वह ब्लैक से एडवाइस लेता है, मैनेजर से इनकम कैलकुलेशन के बारे में पूछता है, ऑन प्रेटर्स के साथ रूट्स स्टडी करता है, दशान से रैंकिंग स्ट्रेटजीज सीखता है और हर उस कुरियर की टिप्स सुनता है जो शेयर करने को तैयार होता है। हफ्ते दर हफ्ते वह जो कुछ सीखता है उसे प्रैक्टिस में लगाता है। उसकी रैंकिंग तेजी से 59 से 24 तक पहुंच जाती है। जैसे जैसे उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, उसकी लाइफ भी धीरे धीरे बदलने लगती है। शुरू में वह कुरियर होने की रियलिटी एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल कर रहा था। अब वह इसे एक्सेप्ट करने लगता है और काम में प्राइड भी महसूस करने लगता है। शर्म धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक सुबह फेरी से आइलैंड के अक्रॉस ऑन ऑर्डर्स डिलीवर करते वक्त झीले अचानक उस स्कैमर से टकरा जाता है जिसने कभी उसे चीट किया था। बिना हेजिटेशन के वह उसके पीछे भागता है और इस बार अपने पैसे वापस ले लेता है। एक फॉर्मर प्रोग्रामर होने के नाते झीले अपनी खुद की ऐप भी बनाता है जो उसे फास्टर डिलीवरी करने में मदद करती है। पूरे शहर के हिडन शॉर्टकट्स मैप करता है। दिन बीतते जाते हैं। एक दोपहर डिलीवरी करते वक्त वह स्टिंगी को देखता है जिसे एक व्हीकल ने टक्कर मार दी होती है। जब झीले उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, स्टिंगी मना कर देता है और पहले डिलीवरी कंप्लीट करने पर जोर देता है। झीले एक कॉम्प्रोमाइज ऑफर करता है, वह उसकी डिलीवरी कर देगा, बस स्टिंगी मान जाए कि जो आदमी उसे टक्कर मारा था उसके साथ हॉस्पिटल चला जाए। आखिर में स्टिंगी मान जाता है। डिलीवरी फिनिश करने के बाद झीले उसके पीछे हॉस्पिटल तक जाता है, लेकिन वहाँ वह स्टिंगी को हॉलवे में बैठा हुआ पाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के। स्टिंगी बात को हल्का कर देता है, कहता है कि वह ठीक है और मेडिकल केयर की कोई जरूरत नहीं है। जिस ड्राइवर ने उसे टक्कर मारी थी
वह पहले ही कंपेंसेशन दे चुका है। यह सुनकर झीले शॉक में रह जाता है। उस रात क्योंकि स्टिंगी की मोटर बाइक डैमेज हो चुकी होती है, झीले उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं, झीले बिल्कुल चुप रह जाता है। स्टिंगी का घर बहुत छोटा होता है, एबैंडन्ड बाइसिकल्स के ढेर के बिल्कुल पास बना हुआ। वह वहाँ अपनी वाइफ और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता है। तब झीले को सच्चाई पता चलती है। स्टिंगी की बेटी गंजी है क्योंकि उसे ल्यूकेमिया है और उसे जल्दी से सर्जरी की जरूरत है। इसीलिए एक्सीडेंट के बाद उसने हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बजाय कॉम्पेंसेशन मनी चूज किया। हर सैक्रिफाइस जो वो करता है, हर जगह जहाँ वो कॉम्प्रोमाइज करता है, सब अपने चाइल्ड के लिए करता है। यही असली रीजन है कि सब उसे स्टिंजी बुलाते हैं। उसकी फैमिली से मिलने के बाद स्टिंजी बाहर जिल के साथ बात करता है। वो उस दिन की सारी हेल्प के लिए उसका थैंक्स करता है। जिल एक शांत स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड करता है, इसे अपनी पास्ट की अपॉलजी की तरह ट्रीट करते हुए उन इंसल्ट्स के लिए, फेंकी हुई कॉफी के लिए और उस 1 स्टार रेटिंग के लिए जो उसने बिना थैंक यू बोले कभी दी थी। जैसे जैसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, स्टिंगी खुलकर बात करता है। वो मानता है कि वो थक चुका है। बचपन से ही उसने हार्डशिप में लाइफ जी है, हमेशा मुश्किल से गुजारा किया है। इतना सबका वेट इतना हीवी हो गया था कि उस दिन एक्सीडेंट के वक्त एक पल के लिए उसने विश किया था कि सब कुछ बस खत्म हो जाए। लेकिन फिर उसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा जो घर पर उसका वेट कर रही थी, और शुक्र है उसे दोबारा जीने का एक और चांस मिला। ये सब सुनकर जिले का दिल दुख से भर जाता है। घर जाते वक्त वो चुपचाप सोचता रहता है। जब वो घर पहुंचता है तो अपनी चाइल्ड को किस करता है। जब वो उठती है और उसे छोटे वाइट फ्लावर्स का एक बुके देता है जो उसने खुद अरेंज किया होता है। इतने सिंपल गिफ्ट पर उसकी ब्राइट स्माइल देखकर जिले ग्रेटिट्यूड का मीनिंग समझने लगता है। अगली सुबह जब जिले निकलने की प्रिपरेशन करता है, उसके फादर होपफुल न्यूज शेयर करते हैं। अब उन्हें हॉस्पिटल में रिहैबिलिटेशन की जरूरत नहीं है। अब से वो घर पर ही थेरेपी कंटिन्यू करेंगे उसकी मदर की हेल्प के साथ। उसके फादर ऑप्टिमिस्टिक हैं, उन्हें लगता है कि चाहे टाइम लगे वो रिकवर कर सकते हैं। उसकी मदर ऐड करती हैं कि वो और उसके फादर जल्दी शॉप दोबारा ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। अब बर्डन सिर्फ जिले और शाओनी पर नहीं है, पूरी फैमिली अब साथ में आगे बढ़ेगी। ऑफिस में जब मैनेजर कुरियर्स को मोटिवेट कर रहा होता है, जिले एक मोमेंट मांगता है कुछ इंट्रोड्यूस करने के लिए जो उसने क्रिएट किया है। वो एक मैप ऐप प्रेजेंट करता है जो उसने खुद बनाया है, जिसमें सिटी राउट्स, हॉस्पिटल्स, हिडन शॉर्टकट्स और कस्टमर हाउस नंबर्स हैं जो उसने केयरफुली कलेक्ट किए हैं। इस मैप के साथ डिलीवरीज फास्टर और कम कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। जो भी चाहे इसे स्कैन करके फ्री में यूज कर सकता है। कुरियर्स तुरंत लाइन में लग जाते हैं, एक्सेस लेने के लिए ईगर होते हुए। अपना ऐप शेयर करने के बाद जिले अपनी डिलीवरीज कंटिन्यू करने निकल जाता है। दिन ब दिन लाइफ आगे बढ़ती रहती है। कुरियर बनने के बाद और एक्टिव रहने से हेल्थ इम्प्रूव होने लगती है। उसका ब्लड शुगर स्टेबल हो जाता है और अब उसे इंसुलिन इंजेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती। महीने के एंड पर मैनेजर सबको 2 गुड न्यूज के साथ गैदर करता है। पहली, उनका ऑफिस सिटी का बेस्ट कुरियर सर्विस नाम दिया गया है। दूसरी, जिले जिसे पहले बर्डन माना जाता था, इस महीने टॉप रैंक्स में पहुंच गया है। उसने 1600 डिलीवरीज कंप्लीट की हैं और हमेशा की तरह नंबर 1 स्पॉट अब भी ब्लैक के पास ही है। कमरा तालियों से भर जाता है। पार्किंग लॉट में टेंशन बढ़ने लगती है। महीने दर महीने ब्लैक हमेशा नंबर 1 रैंक पर रहा है और धीरे धीरे बाकी कुरियर्स के अंदर जलन बनने लगती है। जैसे ही ब्लैक बाहर निकलने की तैयारी करता है, उनमें से कुछ लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं कि क्या वो अपने ऑर्डर्स फिनिश करने के लिए गंदे तरीके इस्तेमाल करता है। वो फेयर कंपटीशन की बात करते हैं और उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाते हैं। कॉन्फ्रंटेशन जल्दी ही हिंसक हो जाता है। इंसल्टेड और हद से ज्यादा पुश किए जाने पर ब्लैक गुस्से में रिएक्ट करता है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है जब तक मैनेजर दौड़कर आकर फाइट को रोक नहीं देता। ब्रूज्ड और शेकन ब्लैक ये सोचता रह जाता है कि नंबर 1 होने में उसने गलत क्या किया। वो सिर्फ मेहनत करके अपनी लिविंग अर्न करना चाहता था, लेकिन सपोर्ट के बजाय उसे हॉस्टिलिटी मिलती है। ओवरवेल्म्ड और आंसुओं में वो वहीं तुरंत क्विट करने का डिसीजन ले लेता है। जैसे ही वो ये बोलता है, सब लोग गिल्ट से भरकर चुप हो जाते हैं। उस रात तेज बारिश के नीचे झीले एक फीमेल कुरियर को अपने बच्चे के साथ एक गली में शेल्टर लेते हुए नोटिस करता है। ये देखकर इमोशनल होकर वो उन्हें अपना रेनकोट दे देता है ताकि वो सेफली घर पहुंच सके। उसकी काइंडनेस के लिए ग्रेटफुल होकर थैंक्स करती है। वापस आते वक्त बारिश और भी तेज हो जाती है। झीले भी शेल्टर लेने के लिए रुक जाता है। थका हुआ होने की वजह से वो गलती से सो जाता है। जब बारिश आखिरकार कम होती है, उसके कुछ फेलो कुरियर्स जो वहाँ से गुजर रहे होते हैं
उसे जगाते हैं और इनवाइट करते हैं कि वो ब्लैक से मिलने चलें उस छोटे कैफे में जहां वो आमतौर पर टाइम स्पेंड करता है। कैफे में अपॉलॉजीज एक्सचेंज होने के बाद सब साथ बैठकर ड्रिंक्स शेयर करते हैं। कन्वर्सेशन के दौरान ब्लैक बताता है कि कैफे उसके क्लोज फ्रेंड का है जो एक फॉर्मर कुरियर भी है। एक सीरियस एक्सीडेंट में अपनी लेग खोने के बाद उसके फ्रेंड के पास क्विट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। मेडिकल डेब्ट्स पे करने के लिए उसने ये कैफे ओपन किया। सच आखिरकार सामने आ जाता है। ब्लैक ने खुद को टॉप पर बनाए रखने के लिए इतनी मेहनत प्राइड के लिए नहीं बल्कि बोनस मनी के लिए की थी। वो अपने फ्रेंड की डेब्ट्स क्लियर करने में हेल्प करना चाहता था। ये सुनकर सबको शेम फील होती है। ब्लैक ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि साल का एंड है वो कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेने का प्लान कर रहा है। वो रेस्ट करना चाहता है और रैंकिंग्स की परवाह करना बंद करना चाहता है। याद करते हुए कि झीले ने एक नेविगेशन ऐप बनाई है, ब्लैक उसे एक नोटबुक देता है जो शॉर्टकट रूट्स से भरी हुई है जो उसने 3 सालों में कलेक्ट किए हैं। वो होप करता है कि ये दूसरे कुरियर्स की हेल्प करेगी। जैसे ही झीले नोट्स देखता है वो अमेज्ड हो जाता है। उसे पता होता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसकी मैप ऐप को और भी बेहतर बना देगी। कैफे से निकलने के बाद झीले एक केक खरीदने के लिए रुकता है क्योंकि आज शाओनी का बर्थडे है। लेकिन घर जाते वक्त वो शॉक हो जाता है जब वो उसे अभी भी एक सैलून में लेट तक काम करते हुए देखता है। म्यूजिक लेसन्स देने के अलावा उसने सीक्रेटली फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब भी ले रखी है। वो गिल्ट से भर देता है। जैसे ही वो ब्रिज से राइड कर रहा होता है डिजास्टर हो जाता है। उसके ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और वो एक वेंडर के कार्ड से टकरा जाता है, टूट जाते हैं। डैमेज बहुत कॉस्टली होता है और उसे बड़ा कंपेंसेशन पे करना पड़ता है। अपार्टमेंट पेमेंट्स के लिए जो पैसे उसने इतनी मेहनत से सेव किए थे वो अचानक कम हो जाते हैं। उस रात देर से जब झीले फाइनली बेडरूम में एंटर करता है, शाओनी बिना बताए 2 जॉब्स करने के लिए उससे अपोलोजाइज करती है। झीले गुस्सा नहीं होता बल्कि वो भी अपोलोजाइज करता है, ये महसूस करते हुए कि एक हस्बैंड होने के नाते उसे ज्यादा अर्न कर पाना चाहिए था और उसे हार्डशिप्स से बचाना चाहिए था। हैवी मूड को हल्का करने के लिए शाओनी मजाक में अपने बर्थडे केक के बारे में पूछती है। वो कैंडल्स जलाते हैं और साथ में केक शेयर करते हैं, लेकिन जैसे ही वो खाते हैं सैडनेस वापस आ जाती है। झीले उसे स्ट्रीट वेंडर वाले एक्सीडेंट के बारे में बताता है और मानता है कि अब उनके पास अपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए एनफ पैसे नहीं बचे हैं। शाओनी कैल्म रहती है। वो जेंटली अपने कंफर्टेबल होम को लूज करने की पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेती है। जब वो यंग थी तब उसे लगता था कि हाउस ऑन करना ही सब कुछ होता है। अब वो समझ चुकी है कि जो सच में मैटर करता है वो हाउस नहीं बल्कि उसके अंदर रहने वाली फैमिली है। उस मोमेंट में वो एक दूसरे को पकड़कर साथ में स्ट्रेंथ पाते हैं। अगली सुबह जब झीले बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है, उसके फादर अचानक उसे अपनी यंग डेज की एक फोटो दिखाते हैं। पिक्चर देखकर उसके फादर बताते हैं कि दोनों कितने सिमिलर हैं। दोनों सेम तरह हार्ड वर्किंग और स्टबर्न हैं। वो अपने बेटे को एनकरेज करते हैं, उसे याद दिलाते हुए कि लास्ट मंथ झीले ऑलरेडी टॉप रैंकिंग्स तक पहुंच गया था, जो प्राउड होने वाली बात है। कॉन्फिडेंस के साथ वो खुद से कहते हैं कि इस मंथ उनका बेटा और भी आगे जा सकता है। वीक आफ्टर वीक बीतता है और हर कुरियर अपनी लिमिट्स तक पुश करता रहता है। फाइनली डिसाइसिव नाइट आ जाती है, 31 दिसंबर। उस न्यू ईयर ईव पर मैनेजर ऐप के थ्रू एक स्पेशल अनाउंसमेंट करता है। इस मंथ सब कुछ डिफरेंट है। बिल्कुल मिडनाइट पर जो भी नंबर 1 रैंक क्लेम करेगा उसे एक्स्ट्रा 2500 युआन बोनस मिलेगा। साथ ही यूजुअल से काफी ग्रैंड अवार्ड सेरेमनी भी होगी। उस मोमेंट पर दाशन, झीले और स्टिंगी टॉप 3 स्पॉट्स पर होते हैं, लेकिन उनके बीच का गैप बहुत ही कम होता है। न्यू ईयर ईव पर ऑर्डर्स फ्लड की तरह आएंगे और रैंकिंग्स किसी भी सेकंड चेंज हो सकती हैं। घर पर शाओनी भी एक म्यूजिक ट्यूटर होने के नाते वो ड्रम्स बजाते हुए सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करती है, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने की होप में। वो अपने व्यूअर्स को बताती है कि उसका हस्बैंड बाहर ऑर्डर्स डिलीवर कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए फाइट कर रहा है। अपनी म्यूजिक के थ्रू वो उसे स्ट्रेंथ भेजने की होप करती है। स्ट्रीट्स पर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स कुरियर्स को एक एक करके रेस से बाहर करना शुरू कर देते हैं, जिनमें स्टिंगी भी शामिल होता है। अचानक स्टिंगी को हॉस्पिटल बुलाया जाता है क्योंकि उसके चाइल्ड की इमीडिएटली सर्जरी होनी जरूरी होती है। अब टॉप पर सिर्फ 2 नाम बचते हैं, दाशन और झीले। उनके पॉइंट्स न्यू ईयर के फाइनल मिनट से पहले जो भी अपनी लास्ट डिलीवरी कंप्लीट करेगा वही जीतेगा। ये सुनते ही दशन खुद को और भी ज्यादा पुश करता है। जब वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कस्टमर 18वें फ्लोर पर रहता है।
एलिवेटर क्राउडेड है और बहुत स्लो मूव कर रहा है। क्लॉक को बीट करने की डेस्परेशन में वो सीढ़ियों से दौड़ते हुए ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन जब वो फाइनली टॉप पर पहुंचता है तो देखता है कि सारे गेट्स लॉक हैं। अंदर जाने के लिए उसे वापस नीचे जाना पड़ेगा और एलिवेटर का वेट करना पड़ेगा। टाइम बिल्कुल नहीं बचा। उसकी फाइनल ऑन ऑर्डर फेल हो जाती है। अब रेस में सिर्फ झिले ही बचा है। फेलो कुरियर्स अपने फोन्स के थ्रू उससे चीयर करते हैं, जो उसमें एनर्जी भर देता है। वो खुद से कहता है कि अगर वो ईयर एंड बोनस जीत गया तो फाइनली अपनी फैमिली को खुशी दे पाएगा। फिर डिजास्टर स्ट्राइक करता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत बुरी तरह इंजर्ड होने के बावजूद झिले खुद को दोबारा खड़ा कर लेता है। दर्द से लड़ते हुए वो डिलीवरी की तरफ बढ़ता रहता है। जब वो नाइट क्लब पहुंचता है तो चार्ल्स ऑलमोस्ट उसे ओवरवेल्म कर देता है। म्यूजिक लाउड है, क्राउड डेंस है और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कस्टमर को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। जैसे ही न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू होता है, पूरा क्राउड एक साथ हाथ उठाकर जंप और शाउट करने लगता है। फाइनल सेकंड्स में टाइम खत्म होने से बिल्कुल पहले झिले फाइनली सही इंसान को देख लेता है और टाइम पर डिलीवरी कंप्लीट कर देता है। 2 दिन बाद झिले को कंपनी के हेडक्वार्टर्स में एनुअल अवार्ड्स सेरेमनी के लिए इनवाइट किया जाता है, अलग अलग सिटीज के टॉप रैंक्ड कुरियर्स के साथ। दशन, ब्लैक और जाहिले के कई फेलो कुरियर्स भी वहाँ होते हैं। जब स्टेज पर उसकी टर्न आती है, झिले एक्सप्लेन करता है कि ये अवार्ड सिर्फ उसका नहीं है, ये सबका है, हर उस कुरियर का जो हर दिन बिना थके अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करता है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि पहले वो मानता था सक्सेस का मतलब ज्यादा पैसे कमाना या कंपनी में ऊपर चढ़ना होता है, लेकिन कुरियर बनने के बाद उसकी सोच बदल गई। अब उसे समझ आता है कि सक्सेस बहुत सिंपल होती है। ये उन मोमेंट्स में मिलती है जैसे दोस्तों के साथ कॉफी एंजॉय करना, सेफली घर लौटना, अच्छी नींद लेना और टाइम पर उठना, इलनेस से रिकवर होना और हर दिन होने वाली छोटी छोटी विक्ट्रीज तक पहुंचना। इन मोमेंट्स के सामने सिर्फ पैसे उतने मीनिंगफुल नहीं लगते। स्टेज छोड़ने से पहले झिले एक और गुड न्यूज शेयर करता है। वो स्टिंगी द्वारा भेजी गई फोटो दिखाता है और अनाउंस करता है कि स्टिंगी के चाइल्ड की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। रूम इमोशंस से भर जाता है और सब लोग उस खुशी को शेयर करते हैं। 1 महीना बीत जाता है। हेडक्वार्टर्स में एक सेक्रेटरी झिले की मैप एप्लीकेशन कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव को प्रेजेंट करती है और एक्सप्लेन करती है कि अब सारे कुरियर्स इसे यूज कर रहे हैं। वो सजेस्ट करती है कि ऐप के पीछे जो टैलेंटेड प्रोग्रामर है वो सेंट्रल ऑफिस के हेड ऑफ आईटी के लिए परफेक्ट फिट हो सकता है। ये आइडिया तुरंत एग्जीक्यूटिव का अटेंशन कैच कर लेता है। दूसरी तरफ झिले और उसकी फैमिली एक सिंपल रेंटेड अपार्टमेंट में सेटल हो रहे होते हैं। जब एक फूड डिलीवरी लेट आती है, कुरियर अपॉलॉजी करता है और एक्सप्लेन करता है कि वो अभी नया है। इस बार झिले पहले की तरह गुस्सा नहीं होता। वो 5 स्टार रेटिंग देता है, टिप छोड़ता है और कुरियर को कंटिन्यू करने के लिए एनकरेज करता है। बाद में फैमिली के साथ खाना खाते वक्त झिले एडमिट करता है कि सिर्फ अपार्टमेंट छोटा हो सकता है, लेकिन अब उनके पीछे क्रशिंग बैंक पेमेंट्स नहीं लगी हुई हैं। शाओनी ऐड करती है कि वो आदमी जिसके पास कभी पैसे थे लेकिन डायबिटीज से स्ट्रगल करता था, अब हेल्दी, कॉन्फिडेंट और एनर्जी से भरा हुआ है, जैसे वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का सामना कर सकता है। तो स्टोरी का मॉरल ये है कि कभी कभी तुम सब कुछ सही करते हो, फिर भी एक रात में सब कुछ लूज कर देते हो, और जो चीज तुम्हें बचाती है वो सिर्फ वो लोग होते हैं जो तुमसे प्यार करते हैं।